अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, आपका फिर से खुशामदीद करता हूं मैं एमजे सर चैनल पर। मैं आज आपको एक गुलिस्तान अदब का बहुत इम्पोर्टेंट सबक देने वाला हूं और जो इस साल भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा है, यानी मकतूब निगारी। मकतूब लिखा मिर्ज़ा गालिब ने मुंशी हरगोपाल तफ्ता को, यानी जो आपका पहला चैप्टर है वो आज इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। और आज आपको इस चैप्टर में मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। पहली चीज़ तो ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो मकतूब निगारी है, जो पहला ख़त लिखा है मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम पर, यानी इसमें से ज़्यादातर इक़्तिबास आ सकता है, यानी हमको इक़्तिबास पूछ सकता है। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग भी खैरियत से होंगे। इक़्तिबास आ सकता है और इक़्तिबास आ ही सकता है क्योंकि इसी में से इक़्तिबास पूछता है और कहीं बाहर से इक़्तिबास आते नहीं है। और 12th क्लास में कोई बाहर से कोई इक़्तिबास नहीं है। यानी मिर्ज़ा गालिब ने जो ये ख़त लिखा है मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम पर, उसमें हमको क्या सबक दे रहा है, हम उससे क्या हासिल कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। अहम चीज़ यही है कि उन्होंने ये ख़त लिखा है जो मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम पर लिखा है, यानी इन्होंने इस ख़त में अपनी पूरी सच्चाई बयान की है। और इस खत में न जाने ऐसे भी है कि एक दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीद रहती है इक़्तिबास के ऊपर रहती है। वो इक़्तिबास हम आपको आज समझाने वाले हैं। अगर सबक का खुलासा आ जाता है तो आप किस तरीके से उसका जवाब दोगे और किस तरीके से आपको लिखना है। चलिए हम ले चलते हैं आपको जो हमारा आज का चैप्टर है मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम, यानी मिर्ज़ा गालिब ने जो खत लिखा है वो किसके नाम पे लिखा है, मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम। चलो देखते हैं। यानी हमारे सबक का नाम है मुंशी हरगोपाल तख्ता के नाम पर खत लिखा गया है। और खत लिखने वाला कौन है, मिर्जा गालिब ने अपने अजीज दोस्त और शागिर्द को लिखा है। एक चीज और बता दूं मैं तुमको, ये जो मुंशी हरगोपाल तख्ता है मिर्जा गालिब का दोस्त भी था और शागिर्द भी था, यानी दोनों चीज था। तो उसके लिए खत लिख रहा है। और खत कब लिख रहा है, किस दिन लिख रहा है, वो देखो 5 दिसंबर 1857 ईस्वी को, यानी शनिचर का दिन था। और 5 दिसंबर 1857 ईस्वी के को ये खत लिखा जा रहा है। किसको लिख रहा है, मुंशी हरगोपाल तख्ता को लिख रहा है। अब देखिए, मिर्जा गालिब ने खत के शुरू में 1857 ईस्वी के गदर की तरफ इशारा किया है। इस खत में आपको क्या मिलता है, इस खत में ये मिलता है कि वो 1857 की जो क्रांति थी, जो गदर थी, उसकी तरफ वो इशारा करते हैं। और उससे पहले आप अपनी किताब में निसाब में पढ़ चुके हैं, अपने दोस्त के बारे में जिक्र करता है और अपने दोस्त से कहता है कि लिखते हुए कि पहले हम और आप बहुत बाहम दोस्त थे, यानी बहुत करीबी दोस्त थे। पहले अपने दोस्ती का जिक्र करता है। लेकिन आपको खुलासे के तौर पे देखो, मिर्जा ने खत के शुरू में 1857 की क्रांति की तरफ यानी गदर की तरफ इशारा किया है, अपने दोस्त मुंशी नबी बख्श हकीर को याद किया है। अब देखो, इसके जो थे ना दोस्त, दो दोस्त थे, दोनों के नाम पे खत लिख रखे हैं। लेकिन जो दूसरा खत है वो हमारे निसाब से हट गया है, यानी मुंशी नबी बख्श हकीर है जो, वो भी इनका दोस्त था। लेकिन कभी कभी क्या होता था, मुंशी हरगोपाल तख्ता को बता रहा है कि वो कहाँ रहता है आजकल, और उसकी कोई खैर खबर भी नहीं रहे, यानी उससे कोई राब्ता नहीं है। और मुंशी हरगोपाल जो मिर्ज़ा गालिब थे वो इतने बुजुर्ग हो चुके थे और उनकी अकल, यानी नासमझ नासमझ तो नहीं है, लेकिन जो अकल थी वो खो गए थे। यानी उसको ये नहीं पता रहता था, अगर मुंशी हरगोपाल तख्ता का खत आता तो वो समझता था कि मुंशी नबी बख्श हकीर का खत आया है, यानी वो कंफ्यूज हो जाते थे। और मिर्ज़ा गालिब ने दोनों को अलग अलग तखल्लुस दिया था, एक को मुंशी हरगोपाल को तख्ता तखल्लुस दिया था और इसको मुंशी नबी बख्श हकीर हकीर का तखल्लुस दिया था, यानी उसको भी याद कर रहा है। फिर देखो, बदलते ज़माने की तरफ इशारा किया है। अब देखो, ज़माना जो वक्त है वो कैसे बदल रहा है। 1857 में आप भी जानते हैं बगावत हुई थी और कुछ अहम गद्दारों की वजह से वो क्रांति जो थी सफल ना हो पाई। लेकिन उस क्रांति का जो पूरा कसूरवार मुसलमानों को ठहराया गया था, इसलिए मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती हो रही थी। यानी इसमें बताया गया है, फिर कह रहा है कि 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान के हालात का बयान किया गया है।
यानी जो 1857 ईस्वी क्रांति के बाद में हिंदुस्तान का क्या हालात रहे और जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे क्या माहौल था, क्या हालात था, यही चीज बयान कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे दूसरा जन्म मिला। अब देखो यहाँ पे दूसरा जन्म मिला, एक क्वेश्चन में भी है कि मिर्जा गालिब जैसे कहते हैं कि दूसरा जन्म मुझे मिला, इससे क्या मुराद है। देखो दूसरे जन्म से मुराद ये है, मान लो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यार मुझे तो ऐसा समझो कि जैसे दूसरा जन्म मिला है। दूसरा जन्म मिलने से मुराद ये है कि मान लो आप एक मुसीबत में से निकले हो और निकल गए और आसानी से सफल हो गए हो। ऐसे ही जो यहाँ का माहौल था, कहाँ रहता था ये मिर्जा गालिब, दिल्ली में रहता था। और जो दिल्ली का जो माहौल था, जो वहाँ का जो माहौल था, ये था कि बड़ा खतरनाक था कि लोग ढूंढ ढूंढ के मार रहे थे, ज्यादतियां कर रहे थे जो अंग्रेज लोग थे। यानी अंग्रेज मानना था, अंग्रेजों का मानना ये था कि इस 1857 की क्रांति के पीछे कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों को जब खबर दी कि मुसलमानों का हाथ है, तो वो लोग दिल्ली के अंदर से मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे और कोई बहुत सारे छोड़कर चले गए। लेकिन मिर्जा गालिब उसमें भी महफूज रहे थे और इसीलिए वो कहते हैं उस महफूज रहने को कि ये समझो कि मानो कि मुझे दूसरा जन्म मिला है। इसके बाद देखो मिर्जा गालिब खत में लिखा है, मिर्जा गालिब ने खत में लिखा है कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ उसका नाम बिल्ली मारो का मोहल्ला है। किसका मोहल्ला है भाई? जिस मोहल्ले में वो रहता है उस मोहल्ले का नाम क्या है? बिल्ली मारो का मोहल्ला। यानी जिस जहां पर वो रहता है उस मोहल्ले का नाम बता रहा है बिल्ली मारो का मोहल्ला। और मिर्जा गालिब ने दिल्ली शहर को मजाकिया अंदाज में बिल्ली कहा है। अब जो ये बिल्ली लफ्ज जो इस्तेमाल किया इन्होंने दिल्ली के लिए, ये उन्होंने मजाकिया अंदाज में इस्तेमाल किया है ना। यानी फिर कह रहा उसके बाद में देखो मिर्जा गालिब ने लिखा है कि मैं उस हंगामे में जिंदा रहा हूं इसलिए मुझे दूसरा जन्म मिला। आगे आंसर इसका इसमें ही मिल गया। यानी कह रहे मिर्जा गालिब ने लिखा है कि मैं उस हंगामे में यानी लड़ाई में, आशूब में, दंगे में जिंदा रहा, महफूज रहा, इसलिए उसने कहा कि मुझे क्या है कि दूसरा जन्म मिला है। इसके बाद देखो उन्हें तो बड़े बड़े लोग दिल्ली शहर को छोड़कर चले गए। नहीं तो हुआ क्या था, दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े लोग थे, रईस लोग थे, अमीर थे और रईसाना जागीरदाना जितने भी बड़े बड़े लोग थे, सारे के सारे दिल्ली शहर को छोड़कर चले गए थे। कुछों को अंग्रेजों ने मार दिया था। यानी जो बड़े बड़े लोग थे वो शहर, दिल्ली शहर को छोड़कर चले गए थे। इसके बाद में देखो या फिर गदर में हलाक हो गए थे। कुछ लोग तो ऐसा था कि दिल्ली को छोड़कर ही चले गए थे और कुछ ये था कि जो बच गए थे उनको अंग्रेजों ने हलाक कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसके बाद में देखो 1857 ईस्वी की गदर में दिल्ली शहर में जितने भी हिंदू, मुसलमान, अमीर और गरीब सब वहां से बाहर चले गए। यानी जितने भी दिल्ली शहर के लोग थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सबके सब दिल्ली शहर को छोड़कर बाहर जाने लगे। यानी दिल्ली को उन्होंने छोड़ना मुनासिब समझा, क्योंकि लोगों जिन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया था वो लोग ही जिंदा बच पाए थे। यानी जो दिल्ली के अंदर जो एक माहौल था, यानी 1857 की जो क्रांति थी वो क्या थी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 1857 की जो क्रांति थी ये थी कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। तो 1857 में कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने मिलकर, बहुत सारे लोग थे उसमें शामिल, बहुत सारे क्रांतिकारी भी थे, और उन्होंने जो कमान थी वो बहादुर शाह जफर के हाथ में, जो मुगलों का आखिरी बादशाह था, उसको सौंप दी थी। लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से अंग्रेजों तक वो खबर पहुंच गई, जिसकी वजह से वो बगावत वो कामयाब ना हो सकी। तो उनको जिम्मेदार, यानी उस बगावत का जिम्मेदार बल्कि मुसलमान नहीं था, बल्कि विफल होने के पीछे हम सबका ही वो था, इसमें हाथ था। चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुसलमान धर्म से हो, कोई से भी मजहब से हो। लेकिन इसमें ये चीज़ थी कि उन्होंने खास तौर से कुछ खबरों ने, मुखबरों ने मुसलमानों को ही अंग्रेजों के सामने गलत और कसूरवार ठहराया था। इसके बाद में देखिए यानी सब बाहर चले गए थे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सब वहां से बाहर चले गए थे। इसके बाद में देखो मिर्जा गालिब अपने मकान में रहते हैं और वो हकीम मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 बरस से किराए पर रहते हैं। यहाँ पे इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिर्जा गालिब किसके मकान में रहते थे? मिर्जा गालिब किसके मकान में रहते थे? मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में रहते थे। और कैसे रहते थे? किराए पे रहते थे। देखो कितनी ये बड़ी बात है
हमने एक कन्हैयालाल कपूर के तनज़ व मीज़ा में भी पढ़ा है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग क्या करते हैं, जो शायर होते हैं, जो जितने भी लेखक हो, चाहे वो कवि हो, चाहे कोई भी हो, तो यहाँ के लोग क्या हैं, जब वो जिंदा रहता है तो कोई उसकी कदर नहीं करता है, मरने के बाद में उसकी कदर करते हैं। लेकिन जो शायरी की दुनिया, यानी जो शायरी की हस्ती के एतबार से देखा जाए तो मिर्ज़ा गालिब का नाम बहुत बड़ा आता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी, आम ज़िंदगी किस तरीक़ा से रही वो आप देख सकते हो। यानी एक मोहम्मद नाम का एक मोहम्मद हसन खां मरहूम के मकान में 9-10 साल से वो किराए पे रह रहा है। यानी उसके पास में इतना पैसा भी नहीं है, इतनी दौलत भी नहीं है कि वो खुद के मकान में रह सके। यानी ये कब की बात कर रहा है, 1857 की, बल्कि तब कोई महंगाई नहीं होगी। लेकिन ये दौर कैसा है कि हमारे दौर के हिंदुस्तान की खासियत यही है कि यहाँ पे तो शायरों को मरने के बाद याद किया जाता है और यूरोप के अंदर उनके जीते जी ही उनकी तस्वीरें बना दी जाती है। इसके बाद में देखो 9-10 बरस से किराए पर रह रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, इसको नोट कर लेना और उतार लेना और याद करते हुए चलना है ना। इसके बाद में देखो, मैं जिस मोहल्ले में हूँ वहाँ पर हकीमों के घर बने हुए हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, जहाँ पर शहर में दिल्ली में होगा वहाँ पर हकीमों के, जागीरदारों के, सभी लोगों के वहाँ पर क्या बने हुए होंगे, घर बने हुए होंगे, है ना। उनमें से ज्यादातर हकीम पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह बहादुर के नौकर हैं। देखो जो ये आया है नरेंद्र सिंह बहादुर पटियाला के राजा, देखो इन्हीं की मेहरबानी थी जो मिर्जा गालिब की जो ये गली थी जो महफूज रही थी। देखो जब उन्होंने उस पर काबू पा लिया तो उन्होंने उस गली में अपने सिपाहियों को हिफाजत के लिए मुहाफिज बनाकर भेज दिया और मिर्ज़ा गालिब बताते हैं तभी ये हमारी गली थी जो महफूज रह पाई थी, वरना हम भी हलाक हो चुके होते। देखो मुंशी और गोपाल तफ्ता का ये खत है, एक छोटा सा खत है, लेकिन हमको माहौल बता रहा है, 1857 का माहौल बता रहा है। कितना भयानक माहौल होगा। आप लोग सुन रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हो, देख रहे हो, लेकिन आपको उतना एहसास नहीं होगा क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं गुजरा है। लेकिन मिर्ज़ा गालिब के साथ में वो गुजर चुका है, यानी मिर्ज़ा गालिब के साथ में ऐसा हो चुका है, तभी वो बयान कर रहे हैं। इसके बाद देखो, इसलिए वो मोहल्ला महफूज रहा, यानी हिफाजत से रहा, यानी उनके नौकर वहाँ पर जो मुहाफिज थे इनकी वजह से ही क्या रहा, महफूज रहा। मिर्जा गालिब कहते हैं कि अंग्रेजों ने लाल किला और मुगल बादशाह से जो भी मुतालिक थे उनको अंग्रेज दिल्ली शहर में मुखबरों के जरिए तलाश कर रहे थे। देखो ये मुखबरों के जरिए, अब जाहिर सी बात है, ये कह रहा है कि मिर्जा गालिब का कहना ये है अंग्रेजों ने लाल किला और मुगल बादशाह से जो भी मुतालिक थे। अब देखो जाहिर सी बात है, हुकूमत करने वाला बादशाह कहाँ बैठेगा, किले में बैठेगा। अब जितने भी जो मुगलों का आखिरी बादशाह था बहादुर शाह जफर, जितने भी उनके ताल्लुक में थे, बहादुर शाह जफर के ताल्लुक में थे, तो उनको मुखबरों के द्वारा, मुखबर कहते हैं जासूसों को, किन्हें कहते हैं, जासूसों को कहते हैं, यानी जासूसों के जरिए से खबर, यानी गांव में पूरे शहर में फैला दिया। ये मक्खियां भी ज्यादा ही बेवफाई कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मुखबर हैं उनको छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में अब जितने भी ताल्लुक रखने वाले थे, कौन, बहादुर शाह जफर से। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है, बहादुर शाह जफर का उस्ताद कौन था भाई। बहादुर शाह जफर किसके शागिर्द थे, मिर्जा गालिब के थे। लेकिन मिर्जा गालिब क्यों महफूज रहे, देखो इससे आगे तलाश कर रहे हैं और उनको मार दिया जा रहा है। हालांकि वो बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे। कौन थे उस्ताद, मिर्जा गालिब थे। हालांकि मिर्जा गालिब किन के उस्ताद थे, बहादुर शाह जफर के थे। लेकिन मिर्जा गालिब ने खुद उनको उनको उनका एक इस्लाह करने वाला शायर कहा। अब इसमें आया इस्लाह करने वाला शायर कहा। इस्लाह करने वाला शायर, इस्लाह कहते हैं हम कोई भी इस्लाह हो उसको दुरुस्त करना, किसी शेर को देखना। यानी मिर्जा गालिब का काम यह था, जो आखिरी उम्र में, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, दबाचे और तकरीजें करते थे, कोई भी कोई शेरी मजमुआ या किताब कोई भी भेजते थे तो उनकी वो इस्लाह करते थे। मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि मैं बहादुर शाह जफर के अशार की इस्लाह करता था, यानी उनको देखता था सही है या गलत है। इसके बाद में देखिए, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मैंने किसी मसलिहत में दखल नहीं दिया,
ये क्वेश्चन भी है। मिर्जा गालिब कहते हैं मैंने किसी में मसलिहत में दखल अंदाजी नहीं की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मैंने किसी भी मसले में, किसी भी मशवरे में, किसी भी बात में, किसी भी झगड़े में, किसी भी लड़ाई में मैंने कोई इन्वॉल्व नहीं किया। ना मुझे कोई खबर रखी, ना मैंने कोई किसी की खबर रखी, ना मैंने किसी के बीच में पंगा लिया। यानी कोई दो लड़ रहे हैं तो लड़ने दो, लड़ रहे हैं तो लड़ने दो। लेकिन आप और हम ऐसे लोग नहीं है, अगर कोई लड़ेंगे तो देखने पहुंच जाएंगे साहब क्या क्या हो रहा है, कौन पिट रहा है, मजा आ रहा है, आज तो वो पिट रहा है। तो कहने का मतलब ये है मिर्जा गालिब उससे कोसों दूर रहे, यानी उन्होंने इस मसलियत में कोई दखल अंदाजी नहीं दी, इसीलिए उन्होंने कहा था। फिर देखो, और खुद को बेगुनाह साबित किया। खुद को भी उन्होंने कैसे साबित किया? बेगुनाह साबित किया। यहां पर घर के घर बेचिराग पड़े हैं। मिर्जा गालिब कह रहे हैं जहां पर मैं रहता हूं वहां पर घर के घर बेचिराग पड़े हैं। बेचिराग, अब देखो क्वेश्चन में अगर आप समझोगे, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। घर के घर बेचिराग पड़े, कुछ मत करो, इस क्वेश्चन का इसका मतलब निकालो। घर रहने की जगह, बेचिराग जहां पर रोशनी नहीं होती। अब जाहिर सी बात है ऐसे घर पड़े हैं जिन घरों में रोशनी नहीं जलती है। तो क्यों पड़े हैं ऐसे घर? ऐसे घर इसलिए पड़े हैं, आपको जवाब देना होगा। इस खत के मुताबिक जो 1857 की बगावत थी या गदर थी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोगों ने दिल्ली शहर को छोड़ दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर घर के घर वीरान पड़े हैं, घरों में कोई रहने वाला नहीं है। यानी घर के घर बेचिराग पड़े हैं, कोई रोशनी जलाने वाला नहीं है। इसलिए शायर ने कहा है कि घर के घर क्या पड़े हैं? बेचिराग पड़े हैं। इससे आगे देखो, बेचिराग पड़े, यहां तक समझ में आ गया। मुजरिम सियासत पाते जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन भी है, मुजरिम लोग सियासत पाते जा रहे हैं, क्वेश्चन भी दे रखा है। सीधा सीधा मैंने कहा है कि इस किताब के अंदर क्वेश्चन में ही आंसर छुप रहा है। मुजरिम लोग कौन होते हैं? जो जुर्म करते हैं, जो जुल्म करते हैं, किसी को परेशान करते हैं। मुजरिम लोग सियासत, सियासत कहते हैं राजनीति को, हुकूमत करने को पाते जा रहे हैं। यानी जो मुस्लिम है, जो जुल्म कर रहे हैं, वो लोग हुकूमत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हुकूमत कर रहे हैं, राजा बने बैठे हैं। और जो बेगुनाह है, मासूम है, उनको सताया जा रहा है, उनको फांसी पे लटकाया जा रहा है। शायर का ये मानना है। इसलिए उन्होंने कहा है जो मुजरिम लोग हैं वो सियासत पाते जा रहे हैं। इसके बाद देखिए, पूरे शहर में अंग्रेजों ने फौज फैला रखी है। खत में आगे गालिब लिखते हैं कि मेरे अजीज दोस्त, तुम अभी मुझसे मिलने मत आना। क्वेश्चन बनता है यहां पर ये, मिर्जा गालिब ने, उसने ऐसा क्यों कहा कि मेरे दोस्त यहां पर मिलने मत आना? देखो इसमें जवाब भी दे रखा है, मिलने मत आना कह रहा है, फिर कह रहा है क्योंकि शहर में आने और जाने के लिए इजाजत नामा लेना पड़ता है, यानी लेना होता है। मैं और तुम मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए तुम मत आना, मिर्जा गालिब कह रहे हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है, वो अपने दोस्त से कह रहा है कि तुम यहाँ मत आना, क्योंकि यहाँ आओगे तो आप लोगों को इजाजत नामा लेना पड़ेगा। बादशाह के पास जो अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों के पास आपका खतनामा पहुंचाना पड़ेगा, फिर तब जाकर आपको इजाजत मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपके ये समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से भी आ गया होगा। देखो अगर आप लोग इसको पूरी वीडियो को वॉच देखेंगे, एक एक चीज, एक एक टिप्स देखेंगे, तो आपको पूरी चीज समझ में आएगी। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, इस किताब के अंदर आपका पहला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। और इसमें जो मुंशी और गोपाल तफ्ता के नाम पर खत लिखा है, इसमें क्या कहता है, इसी में से हमारे इक्तिबास आ सकते हैं। हो सकता है इस साल भी आ सकता है, आएगा क्या? आएगा ही कन्फर्म इंशाल्लाह। तो उसमें आपको जवाब लिखना है, हवाले में लिखना है ये खत किसने लिखा है, ये इस सबक का लिखने वाला कौन है, मिर्जा गालिब है, और किस नाम से लिखा है, मुंशी और गोपाल तफ्ता के नाम से लिखा है। कौन से दिन लिख रहा है वो भी इसमें दे रखा है, तारीख 5 दिसंबर 1857 ईस्वी, यानी शनिचरवार के दिन, शनिवार के दिन। शनिवार को उर्दू में शनिचर बोलते हैं। इसलिए आप अपना पढ़ने का शेड्यूल बना लो अच्छी तरीके से, रोजाना टाइम निकालो, 1 घंटा। 1 घंटा आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कहीं भी कोई से भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो, और 1 घंटा, घंटा 2 घंटा घर पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। देखो अब आपके पास कोई वक्त नहीं है, कभी आप ये सोचने लग जाओ हमारे पास वक्त ही वक्त है, आज नहीं कल पढ़ लेंगे। देखो जो वक्त निकल जाता है वो कभी हाथ नहीं आता है। इसीलिए अब इस वक्त को तुम अच्छा समझो और बेहतर समझो और मुनासिब समझो। खुशनसीब है वो लोग जो हमारी क्लासें ले रहे हैं, खुशनसीब है वो बच्चे जो हमें अब ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सभी बच्चों की ख्वाहिशात होती है कि वहाँ पर मोहन सर पढ़ाएं यहाँ के, या फिर जुबैर सर पढ़ाएं। मोहन सर ने जो ये स्टेज तैयार किया है, बड़ा शानदार तैयार किया है। तो कहने का मतलब ये है, आपके समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह। एक बार आप फिर मिलेंगे।